हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटोनॉमस एकेडमी। आई होप कि आप सभी हमारे वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं और उससे काफी कुछ सीख रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस पर है। हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन पेपर को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, हमें हमारे जो आंसर्स हैं उन आंसर्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए और हम किस तरह से आंसर्स लिखें जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकें एग्जामिनेशन में। सो होप कि ये वीडियो लेक्चर आप सभी को हेल्प करेगा, तो एंड तक देखिए और इसे लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये जो हम क्वेश्चन पेपर लिया हुआ है ये है बीएससी सेकेंड ईयर का, ईयर 2018-19 का क्वेश्चन पेपर है ये सेकेंड पेपर। एंड इस पेपर का टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। हमें टोटल 3 आवर्स मिलेंगे इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए और मैक्सिमम मार्क्स 40 हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि क्वेश्चन पेपर को हल करने से पहले आप सभी यहां पर दिए गए नोट को पढ़िए, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो डिवीजन है मार्क्स का सेक्शन के अकॉर्डिंग वो किस तरह से है। ये आपको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि आपको किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। हमारे इस क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन के लिए, सेक्शन बी है शॉर्ट आंसर्स के लिए एंड सेक्शन सी है लॉन्ग आंसर्स के लिए। चलिए बात करते हैं सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन ए जो है हमारा वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन के लिए है। यहां पर हमारे हर एक क्वेश्चन में हमें 4 ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, यानी कि 4 विकल्प दिए गए हैं और उन्हीं चारों विकल्पों में से हमें एक सही उत्तर को चुनना है। हर एक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स दिया गया है, यानी कि कुल 5 अंकों का क्वेश्चन है ये। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है संरक्षी विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई के लिए ऑप्शन ए डाइवर्जेंस वेक्टर ई इज इक्वल्स टू 0, बी कर्ल ऑफ वेक्टर E is equals to 0, C integration limit a to b vector E dot dl vector is equals to 0, option D gradient of divergence vector E is equals to 0. For the conservative electric field vector E, option A divergence vector E is equals to 0, B curl of vector E is equals to 0, C integration limit a to b vector E dot dl vector is equals to 0 and option D gradient of divergence vector E is equals to 0। and हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कर्ल ऑफ वेक्टर E is equals to 0। सेकेंड क्वेश्चन, वर 1 बोर मैग्नेट्रॉन बराबर है ऑप्शन ए 9.28 into 10 to the power minus 25 ampere meter square, option B 9.28 into 10 to the power minus 24 ampere meter square, option C 1.6 into 10 to the power minus 19 ampere meter square and option D 1.6 into 10 to the power minus 34 ampere meter square। where 1 Bohr magneton is equal to option A 9.28 into 10 to the power minus 25, option B 9.28 into 10 to the power minus 24 ampere meter square, option C 1.6 into 10 to the power minus 19 ampere meter square and option D 1.6 into 10 to the power minus 34 ampere meter square। and our correct answer is option B 9.28 into 10 to the power minus 24। क्वेश्चन थर्ड, किसी विद्युत नेटवर्क में सक्रिय अवयव होता है ए प्रतिरोध, बी प्रेरकत्व, सी धारिता, डी वोल्टेज। The active components in an electrical circuit, option A resistance, option B inductance, option C capacitance and option D voltage source। and हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वोल्टेज सोर्स। क्वेश्चन नंबर 4,
टेलीविजन पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन पुंज का विक्षेपण होता है? ऑप्शन ए बाह्य स्थायी चुंबक द्वारा, ऑप्शन बी विद्युत क्षेत्र द्वारा, ऑप्शन सी कुंडली में प्रवाहित धारा द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन अ टेलीविजन पिक्चर ट्यूब द इलेक्ट्रॉन बीम इज डिफ्लेक्टेड बाय ऑप्शन ए एक्सटर्नल परमानेंट मैग्नेट, बी इलेक्ट्रिक फील्ड, सी करंट कैरिंग कॉइल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कुंडली में प्रवाहित धारा द्वारा, यानी कि करंट कैरिंग कॉइल के द्वारा। हमारा फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। ऑप्शन ए c इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी c इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सी ऑप्शन c is equals to under root mu naught upon epsilon naught, option D c is equals to under root epsilon naught upon mu naught. The speed of electromagnetic wave in vacuum is A c is equals to under root mu naught epsilon naught, B c is equals to 1 upon under root mu naught epsilon naught, C option C is equals to under root mu naught upon epsilon naught, and option D C is equals to under root mu naught upon epsilon naught। और हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी C is equals to 1 upon under root mu naught epsilon naught। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए है, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप्स के लिए है। और इसके लिए हमें यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि इस सेक्शन में हमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 2 अंक दिए गए हैं, यानी कि 2 मार्क्स दिए गए हैं। तो टोटल ये जो हमारा सेक्शन है वो 10 मार्क्स के लिए है एंड 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए वेक्टर E इज इक्वल्स टू माइनस del V. Prove that vector E is equals to minus del vector V। ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें बताना है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में क्या संबंध होता है। क्योंकि यहाँ पर हमें इसे प्रूफ करने के लिए बोला गया है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि हमें बहुत ही ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है या डिस्क्रिप्शन में जाने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू ही इस आंसर को या इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है। तो जब भी हम शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन लिखे तो हम ये याद रखें कि वहां पर क्वेश्चन हमारे जो आंसर्स होते हैं उन आंसर्स की लेंथ हमें बहुत बड़ा रखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स हम दे सकते हैं यहाँ पर, और मैक्सिमम 50 या 60 शब्दों में हम उत्तर दें तो वो काफी होगा। बस हमें याद ये रखना है कि हमसे जो पूछा गया है हम वो ही आंसर दें। तो यहाँ पर हमें बहुत डिस्क्रिप्शन में जाने की जरूरत नहीं है और हम इसे बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ मैथमेटिकल डेरिवेशन ही देने की जरूरत है आपको। यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन के और में दिया गया क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र को समझाइए, यानी कि एक्सप्लेन पैरेलल प्लेट कंडेंसर। तो हम जानते हैं कि हमें यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को सिर्फ समझाना है, तो हम उसके बेसिक प्रिंसिपल को उसके फिगर के साथ समझा सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर कैपेसिटेंस का नॉर्मल फॉर्मूला अगर हम लिख दें तो वो भी हमारे आंसर को बहुत अच्छा बनाता है, और ज्यादा उस फॉर्मूले को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है हमें। हम सिर्फ उसके फाइनल इक्वेशन को भी लिख दें अगर, तो हमारा काम बन सकता है। तो इतना ही लिखने की जरूरत है इस प्रश्न में। हमारा तीसरा प्रश्न है, एम्पियर परिपथ का नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। स्टेट एंड प्रूफ एम्पियर्स सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ हमने पढ़ा हुआ है 2nd यूनिट में। हमें यहाँ पर उस नियम को लिखकर उसे प्रूफ करना है। तो मैं बताना चाहूंगी कि बहुत ही बड़े रूप में आपको इसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है।
आप सिर्फ इसके समीकरणों को लिख सकते हैं और उसे प्रूव कर सकते हैं। इसके और में दिया गया क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कर्ल वेक्टर v इज इक्वल्स टू म्यू नॉट j और प्रूव दैट कर्ल वेक्टर v इज इक्वल्स टू म्यू नॉट j। यहां पर इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि कर्ल वेक्टर v बराबर होता है म्यू नॉट j के। मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हम इसे बहुत ही आसानी से याद भी कर सकते हैं। और देखा जाए तो शॉर्ट आंसर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये दोनों ही प्रश्न जो प्रश्न क्रमांक 3 में दिए गए हैं, ये दोनों ही आपके एग्जामिनेशन पर्पस से शॉर्ट आंसर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी पढ़कर जाएं। चौथा प्रश्न दिया है, रैखिक त्वरित्र की संरचना एवं कार्य सिद्धांत समझाइए। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीनियर एक्सेलरेटर। यहां पर हमें कंस्ट्रक्शन पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं, अगर हमें कंस्ट्रक्शन को समझाना हो तो उस कंस्ट्रक्शन को समझाने के लिए अगर हम चित्र को बनाएं और चित्र के द्वारा अगर हम हर एक भाग का वर्णन करें, क्योंकि ये हमें शॉर्ट आंसर में दिया गया है तो हमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन में जाने की जरूरत नहीं है। हम बहुत ही कम शब्दों में उसके भागों के बारे में बता सकते हैं और उसके मूल सिद्धांत को आपको लिखना है। अथवा में दिया गया प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन गन का सचित्र वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन गन विथ डायग्राम। यहां पर इलेक्ट्रॉन गन का हमें फिगर बनाना है, यानी कि चित्र बनाना है और उस चित्र के माध्यम से उसका वर्णन करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप चित्र बनाकर उसके भागों के बारे में बताएं, जैसे कि उसने हमें बोला सचित्र वर्णन कीजिए, तो अगर आप चित्र बनाएं और चित्र की मदद से आप अगर उसके हर एक भाग को समझाएं, तो मुझे लगता है ये काफी अच्छा तरीका होगा आपका इस आंसर को लिखने के लिए। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं कि आंसर की जो लेंथ है वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, हमें आंसर की लेंथ को छोटा ही रखना है और ये याद रखना है कि कम शब्दों में हम अच्छे से अच्छा उत्तर लिख सकें। हमारा 5th क्वेश्चन है, अस्थायी धारा के लिए सातत्य समीकरण ज्ञात कीजिए। डिड्यूस द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर नॉन स्टेडी करंट और अधिकतम सामर्थ्य स्थानांतरण प्रमेय को समझाइए। एक्सप्लेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये दोनों ही क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि हमारे 4th यूनिट में से दिए गए हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से कहना चाहूंगी कि चाहे आप आरडीवीवी के स्टूडेंट्स हो या फिर सीयूसी के लिए भी आप आगे जाकर इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करें, तो ये आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। 6वां प्रश्न दिया है, ट्रांसफार्मर की संरचना व कार्यविधि समझाइए। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर। यहां पर ट्रांसफार्मर की संरचना को हमें समझाना है, तो संरचना को समझाने के लिए आप जानते हैं हम चित्र के द्वारा बता सकते हैं और वर्किंग को भी आप बहुत बड़ा ना लिखें। अगर मैं कहूं आपको, आप सिर्फ उसके मेन पॉइंट्स को समझाएं। तो क्योंकि ये हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो हम जानते हैं हम बहुत बड़ा लिखेंगे अगर, तो वो हमारे लिए समय की बर्बादी ही होगा। तो इसलिए हम इस आंसर को छोटे रूप में लेकिन व्यवस्थित रूप में लिखें, ऐसा कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट ना पाए। और अथवा में हमें दिया है, फैराडे के नियम के अवकल व समाकलन रूप का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। तो ये भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहां पर इस फैराडे के नियम के अवकल और समाकल रूप को जैसा कि जानते हैं उसे प्रूव कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन के बारे में। यहां पर एक के लिए 5 मार्क्स दिए गए हैं, यानी कि कुल 25 अंकों का सेक्शन है ये। और इस सेक्शन में बताया गया है कि हर एक प्रश्न जो है उस हर एक प्रश्न को आपको विस्तार पूर्वक लिखना है और समझाना है ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सके। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गॉस का नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। स्टेट एंड लॉ। एंड इसके और में दिया गया है, विस्थापन सदिश डी व विद्युत ई व ध्रुवण सदिश पी में संबंध स्थापित कीजिए। गिव द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोलराइजेशन वेक्टर P। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज से, तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप इन दोनों ही प्रश्नों को तैयार करके जाएं। इन
क्वेश्चंस के आंसर बताना के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जैसे कि आप जानते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो काफी लंबे होते हैं। तो हमें यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आप याद रखें कि जब भी आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लिखते हैं तो आपके आंसर की जो लेंथ होती है वो काफी बड़ी रखनी होती है आपको। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जाइरो चुंबकीय अनुपात क्या है? इलेक्ट्रॉन की कक्षीय तथा चक्रण गति के लिए चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। व्हाट इज जाइरोमैग्नेटिक रेशियो? कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रेणी अनुनादी परिपथ को समझाइए। एक्सप्लेन सीरीज रेजोनेंट सर्किट। और तंत्रिका कोशिका की संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरण कंपनदर्शी के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डिफरेंट ऑफ कैथोड ऑसिलोस्कोप CRO। और साइक्लो संरचना व कार्य समझाइए। स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इन प्रश्न को तो बिल्कुल तैयार करके जाएं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैक्सवेल की समीकरण लिखकर इन्हें निगमित कीजिए। राइट एंड डिड्यूस मैक्सवेल्स इक्वेशन। और अन्योन प्रेरण व अन्योन प्रेरकत्व लिखिए। राइट नोट ऑन म्यूचुअल inductance and mutual induction. Thank you.